हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very warm hearted welcome to all of you. This side is Abhinav Kumar Bohre and what I am going to today discuss is a very recent current topic. मैं एक current topic को लेकर प्रस्तुत हूँ और ये topic है basically एक rare type का क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है, एक बहुत ही विरले प्रकार के मेघ का निर्माण हुआ है। कहाँ हुआ है? तो एज यू कैन सी, आप इधर देख सकते हैं, ये शेल्फ क्लाउड या शेल्फ मेघ का निर्माण हुआ है और यह मेघ जो है वास्तविकता में भारत के उत्तराखंड के हरिद्वार नामक प्लेस में जो है इसका निर्माण हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे इस क्लाउड को। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी समझ के लिए मैं यहाँ पर कुछ और इमेजेस इस क्लाउड की, इस मेघ की लेकर प्रस्तुत हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये जो मेघ आप देख पा रहे हैं, फाइन, ये जो मेघ है, इस मेघ में क्या ऐसा विशेष है, क्या ऐसा खास है जो हमें इसके अध्ययन को विवश करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के जो मेघ है, इस मेघ में आपको वास्तविकता में दिखेगा कि मेघ में एक विशेष प्रकार की, जस्ट अ सेकेंड, जहां एक तरफ मेघ का जो आकार होता है, जो शेप होता है, वो इस प्रकार का होता है, फाइन। लेकिन अभी जो मेघ आपने देखा, इस मेघ में आपको इस तरीके की एक वॉल जैसी संरचना दिखाई देगी। ठीक है, अब इस प्रकार की संरचना, और ये चारों तरफ होता है, ये 3D में होता है, क्लियर। तो जहां हमें सामान्य तौर पर इस प्रकार के मेघ दिखाई देते हैं, हमें उत्तराखंड के हरिद्वार नामक प्लेस में कुछ इस आकार के बादलों का या इस प्रकार के मेघों का निर्माण देखने को मिला है। ठीक, ये है वास्तविकता में हमारा करंट इवेंट, फाइन। अब ये विरले ही दिखने वाले मेघ अभी के समय कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, क्या इसके फॉर्मेशन का रीजन है, क्या इसके निर्माण का कारण है, इसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फाइन। नाउ ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं या इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस का फॉर्मेशन जनरली आपके नियर बाय एरिया में नहीं होता है, फाइन। मतलब आपके आसपास के क्षेत्र में आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस प्रकार की कोई घटना हो। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको और बताता हूं, ध्यान से देखेंगे तो उत्तराखंड, या मैं हिमाचल प्रदेश कह लूं, उत्तराखंड कह लूं, या हरिद्वार का क्षेत्र स्पेसिफिकली कह दूं, आप लोग को इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा कि कुछ बहुत ही रेयर प्राकृतिक घटनाएं, जैसे बादलों का फटना, ग्लेशियर्स का फटना, क्लाउड बस्टिंग बोलते हैं, ग्लेशियर बस्टिंग बोलते हैं, या फिर अत्यधिक बाढ़, या फिर मॉनसूनल हिट। इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं आपको विशेषकर उत्तराखंड या हरिद्वार या हिमाचल प्रदेश, इस प्रकार के एरिया में ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब क्या ऐसा रीजन है जो इस क्षेत्र को इस प्रकार की विरले होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के लिए वल्नरेबल बनाता है? पहले हम इसे समझते हैं, ऐसा खास क्या है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर हरिद्वार में, और उसके बाद हम इस टॉपिक पर आएंगे कि एग्जैक्टली ये शेल्फ मेघ या शेल्फ क्लाउड है क्या और इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं आपको बताता हूं रिगार्डिंग हरिद्वार या उत्तराखंड। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा उत्तराखंड में ऐसा विशेष क्या है। तो लेट्स ऐड अ स्लाइड और ध्यान से देखिए, फाइन। देखिए, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं इंडिया का मैप, फाइन। ये मैंने जो है जम्मू कश्मीर बनाया, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं इसे कर देता हूं क्लीन, और ये मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट करा इंडिया का मैप। ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, ये नेपाल है, ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, ये मैंने जो है जम्मू एंड कश्मीर का, और ये हमारा राजस्थान, गुजरात, और ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अब ये जो हमारा मैप है, इस मैप में आप ध्यान से देखेंगे, इस मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो अभी मैं लोकेट करने वाला हूं, ये है हिमालय प्रदेश, फाइन। ये है हमारा हिमालय वाला भाग। ठीक, अभी मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये हिमालय के कुछ विस्तार हैं। ठीक, इसे पूर्वांचल और इसे जो है हिंदू कुश और सुलेमान हिमालय कहा जाता है। ये हिमालय के विस्तार है। ठीक, अब मैं यहां पर लोकेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहां लोकेट कर रहा हूं किसको, ये है हमारा उत्तराखंड, फाइन। हरिद्वार, जहां पर अभी इस प्रकार के मेघों का निर्माण हुआ है। ठीक, अब ये जो हिमालय का क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा, इस हिमालयी क्षेत्र के बारे में
इस हिमालय क्षेत्र के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ये जो हिमालयी प्रदेश है, इस क्षेत्र की एक विशेषता है कि यहां पर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई अत्यधिक है। फाइन। और आई थिंक आप सभी को बेहतर तरीके से पता होगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान जो है वो कम होता जाता है। फाइन। तो जस्ट बिकॉज कि यहां की ऊंचाई ज्यादा है, यहां तापमान, या मैं कहूं औसत तापमान, औसत तापमान ये निम्न रहता है। ठीक, यानी कि यह क्षेत्र जो है सामान्यतः, यह क्षेत्र जो है वो सामान्यतः निम्न तापमान का क्षेत्र है। फाइन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्षेत्र में औसत तापमान कम होने के कारण या निम्न होने के कारण यहां पर जो पवने हैं ये सामान्यतः इस क्षेत्र को रीच करने के बाद, इस क्षेत्र को पाने के बाद जनरली इनका तापमान जो है औसत से भी कम हो जाता है। यानी कि यहां जो पवने हैं, यहां उपस्थित पवने हैं, ये सामान्यतः शीत या ठंडी होती है। यहां की पवनें सामान्यतः ठंडी होती है। आई थिंक आप सभी ने सुना होगा, ये जो क्षेत्र है, उत्तराखंड हो, हरिद्वार हो, हिमाचल प्रदेश हो, ये क्षेत्र जो है वो फेमस है अपने हिल स्टेशंस के लिए। फाइन। और जहां पर हिल स्टेशंस होते हैं, बाय डिफॉल्ट यू कैन अंडरस्टैंड के यहां पर तापमान जो है वो कम ही होता है। फाइन। नाउ अब ध्यान से देखें, ये हिमालयी प्रदेश हो गया। फाइन। और अब अगर मैं कहूं कि अभी माह कौन सा चल रहा है, तो आपको ध्यान होगा कि अभी जो है वो महीना चल रहा है जुलाई का। और जुलाई का महीने का अर्थ है कि इस समय भारत में मॉनसून आ रहा है। फाइन। अब ध्यान से देखिए, भारत में मॉनसून का जो आगमन है वो इस दिशा से होता है। फाइन। अब ये कौन सी दिशा है, तो बहुत ध्यान से देखें, ये डायरेक्शन है बेसिकली साउथ वेस्टर्न, या आप कहें दक्षिण पश्चिम की दिशा से मॉनसून का आगमन हो रहा है। फाइन। अब ये जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है, अब मैं यहां लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इजीली इस बात को समझ पाएंगे कि इस प्रकार के विरले बनने वाले मेघों का निर्माण एग्जैक्टली कैसे होता है। फाइन। नाउ ध्यान से देखें, ये हमारा दक्षिण पश्चिम मॉनसून है। फाइन। अब ये जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है, जो भारत में इसका आगमन हो रहा है, ये मॉनसून एग्जैक्टली किस ऋतु में आ रहा है, तो आई थिंक आप सभी इजीली इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये ऋतु वास्तविकता में है अभी शीत नहीं, यह है ग्रीष्म ऋतु। फाइन। यह है ग्रीष्म ऋतु। फाइन। अब ध्यान से देखिए, ग्रीष्म ऋतु में आने वाला मॉनसून, अब बताएं इस मॉनसून की जो पवनें होंगी, ये पवनें भी कैसी होंगी? अगर ग्रीष्म ऋतु में आगमन है तो ये पवनें भी वास्तविकता में कैसी होंगी? गर्म पवनें होंगी। फाइन। तो यहां पर जो आ रही पवनें हैं, इन पवनों का तापमान भी कैसा होगा? उच्च। क्लियर? फाइन। अब जो पवनें आगमन हो रहा है भारत में, उनका तापमान उच्च है। और हिमालयी प्रदेशों में एवरेजली भी आप देखें तो यहां पर तापमान जो है वो निम्न रहता है। क्लियर? अब लास्ट डायमेंशन, और इसके साथ हम सीधे टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आने वाला दक्षिण पश्चिम मॉनसून है, जब यह भारत में प्रवेश करेगा, तो ध्यान से देखिएगा, भारत में प्रवेश करने के बाद जो उत्तराखंड या हरिद्वार का क्षेत्र है, ये इस दक्षिण पश्चिम मॉनसून के लिए अभिमुख क्षेत्र होता है। अब ये क्या होता है अभिमुख क्षेत्र? तो अभिमुख क्षेत्र का सिंपल सा मीनिंग होता है कि इस मॉनसून के आने पर मॉनसून सीधा हिट करता है किसको? उत्तराखंड को। ठीक है। और इसी कारण से आपको कुछ बहुत ही रेयर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी मिलती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्लाउड बस्टिंग हो गई, या ग्लेशियर्स का फटना हो गया, या बादलों का फटना हो गया। क्लियर है? फाइन। अब देखें हमने बैकग्राउंड बनाया क्या? हमने बैकग्राउंड बनाया कि हिमालयी प्रदेश है जहां पर तापमान जो है वो निम्न है, साथ में भारत में इस समय पर दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन है, और दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के कारण ये जो पवनें हैं ये गर्म है, और गर्म पवनों का अब अराइवल होगा, अब जो है आगमन होगा कहां पर? उत्तराखंड में। क्लियर है बात? नाउ अब आ जाए हमारे टॉपिक पे। देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जैक्टली न्यूज क्या है, फाइन, तो एग्जैक्टली देखें तो न्यूज ये है कि उत्तराखंड में एक शेल्फ मेघ
या फिर शेल्फ क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर। अब याद रखें कि आप जब जीएस का अध्ययन करते हैं, फाइन, मतलब जब आप जनरल स्टडीज को पढ़ते हैं, तो जनरली आप किस क्लाउड से इसको मैच कर पाएंगे, फाइन। तो जनरली आप अवेयर होंगे, जनरली आपने सुना होगा एक नाम है इसका कपासीय वर्षा मेघ। अब ये कपासीय वर्षा मेघ क्या होते हैं, तो याद रखें एक सिंपल सा डायमेंशन है। इस अर्थ में एकमात्र क्लाउड जो रेनफॉल कॉज करता है, जो वर्षा कराता है, वो क्लाउड होता है कपासीय वर्षा मेघ। इसके अलावा जो भी मेघ जो है वर्षा कराएंगे, वो वर्षा कराने वाले मेघ इन जनरल इतनी बारिश नहीं कराते जितनी ये इस प्रकार के जो है वर्षा मेघ कराते हैं। और सिंपल सा बात है, वर्षा ऋतु में वर्षा कराने वाला मुख्य मेघ जो है वो कपासीय वर्षा मेघ होता है। क्लियर हो गई बात, फाइन। अब ये जो कपासीय वर्षा मेघ है, ये मेघ का एक बहुत रेयर, एक बहुत विरले प्रकार होता है ये क्लाउड, ये मेघ, आर्कस मेघ, फाइन। अब याद रखें इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, यानी कि कपासीय वर्षा मेघ, जो मेघ आपके जीएस में आपका पार्ट है, उसका एक विरले प्रकार होता है आर्कस मेघ, और इसका एक रेयर प्रकार होता है शेल्फ, फाइन। जब आप ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पिक करते हैं, तब आपको यहां तक का पार्ट जो होता है वो जीएस में आता है, और इसके बाद का जो पार्ट होता है ये ऑप्शनल में देखने को मिलता है। क्लियर। तो कपासीय वर्षा मेघ का एक रेयर टाइप है आर्कस क्लाउड, आर्कस क्लाउड का एक रेयर टाइप है शेल्फ क्लाउड या फिर शेल्फ मेघ, फाइन। अब शेल्फ मेघ, आर्कस मेघ, कपासीय वर्षा मेघ, इन सब के बारे में डिटेल में समझने से बेहतर है मैं आपको सीधा समझाऊं कि ये सारे मेघ का निर्माण कैसे होता है और अंत में इस प्रकार के मेघों का निर्माण कैसे होता है। क्लियर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। बस इतना रखें कि जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुने, ठीक है, बहुत ध्यान से सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ध्यान से देखिए, अगर मैंने आपसे कहा, एक सेकंड, फाइन, अगर मैंने आपसे कहा कि ये जो है वो फ्लोर है, क्लियर, फाइन। अब इस फ्लोर में यहां पर जो है वो एक जलवायु राशि उपस्थित है। अब जलवायु राशि क्या है या वायु राशि क्या है, तो कुछ नहीं, फाइन। दो प्रकार की जो है पवनें होती है, एक ठंडी होती है और एक गर्म होती है, फाइन। तो जो गर्म होती है उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, और जो ठंडी होती है उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं कि ये जो वायु राशि है ये ठंडी वायु राशि है, कौन सी है, ठंडी वायु राशि, क्लियर, ये ठंडी वायु राशि है। और अगर मैं कहूं यहां पर जो उपस्थित वायु राशि है, एक सेकंड, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, फाइन। अब ये जो वायु राशि है यहां पर, ये है गर्म वायु राशि, ठीक, ये गर्म वायु राशि है, फाइन। अब ये गर्म वायु राशि, ये ठंडी जलवायु राशि, फाइन। अब इन दोनों वायु राशियों के बीच में अगर ये दोनों वायु राशियां एक दूसरे के टूवर्ड, यानी कि एक दूसरे के तरफ मूव करना स्टार्ट करें, फाइन, तो इनके एक दूसरे के तरफ मूव करने पर याद रखें यहां पर जो संक्रमणकालीन क्षेत्र बनेगा। अब ये जो संक्रमणकालिक क्षेत्र है, ये क्षेत्र में आपको दोनों की विशेषताएं देखने को मिलेंगी, यानी कि ठंडी और गर्म दोनों वायु राशियों की विशेषताएं इस क्षेत्र में उपस्थित होंगी। क्लियर। ये संक्रमणकालीन क्षेत्र है। अब इसी संक्रमणकालीन क्षेत्र को जो है हम कहते हैं वाताग्र, क्लियर, और वाताग्र को ही इंग्लिश में फ्रंट कहा जाता है, ठीक। नाउ अगर मैं कहूं ये जो वाताग्र है ये कौन सा वाताग्र होगा, तो याद रखें जो भी वायु राशि इस समय मूव कर रही होगी, फाइन, ये उसका वाताग्र होगा। मान लीजिए गर्म वायु राशि जो है वो मूव करती है, तो जब गर्म वायु राशि का मूवमेंट होगा तो हम इसे जो है वो उष्ण वाताग्र कहेंगे, और जब ठंडी वायु राशि का आगमन होगा तब हम इसे शीत वाताग्र कहेंगे। क्लियर हो गई बात, फाइन। अब ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि पहली कंडीशन ये है कि गर्म जो वायु राशि है, फाइन, या उष्ण जो जलवायु राशि है, इसका मूवमेंट होगा ठंडी की तरफ, फाइन। तब एक बात बताएं, पहली चीज जो गर्म वायु राशि होगी इसके कुछ गुणधर्म देखें, और जो ठंडी वायु राशि होगी इसके कुछ गुणधर्म देखें। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, क्लियर। नाउ अब जो गर्म वायु राशि है, पहली चीज जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है,
फाइन। तो जो गर्म वायु राशि है इसका घनत्व, इसका जो घनत्व है ये घनत्व कम है। क्लियर। अब घनत्व कम है, इसी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जलवायु राशि वास्तविकता में कैसी है, हल्की है। क्लियर हो गया, फाइन। अब इसी के विपरीत अगर मैं आपसे कहूं जो ठंडी जलवायु राशि है, ठीक, ये जो राशि होगी इसमें घनत्व जो होगा ये घनत्व अधिक होगा। और याद रखें अगर घनत्व अधिक है तो ये वायु राशि कैसी होगी, ये वायु राशि होगी भारी। ठीक, तो कुल मिला के हमने कुछ बेसिक से गुणधर्म देखे। जो ठंडी जलवायु राशि है वो भारी है, जो गर्म जलवायु राशि है वो हल्की है। और अगर इस कंडीशन में मैंने आपसे कहा कि गर्म जलवायु राशि का ठंडी जलवायु राशि की ओर जो है वो प्रवाह होगा, तो याद रखें इस कंडीशन में होने क्या वाला है कि ठंडी जलवायु राशि चूंकि इसका घनत्व ज्यादा है और यह भारी है, गर्म जलवायु राशि इसे जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, विस्थापित नहीं कर पाएगी। और होगा क्या कि एक स्लोप के अलाउंग, एक सरफेस के अलाउंग, एक इमेजिनरी सरफेस के अलाउंग ये विंड जो है, ये पवन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर, मतलब ये स्लाइड होते हुए इस प्रकार, जो गर्म पवन है ये स्लाइड होते हुए इस प्रकार से मूव करेगी किसके ऊपर, ठंडी पवन के ऊपर। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे एक स्लोप के अलाउंग ये जब ऊपर जाएगी, ऊंचाई बढ़ेगी, तब इस कंडीशन पे इस एरिया में संघनन की क्रिया होगी, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। और जैसे जैसे वो तापमान कम होना स्टार्ट होगा, यहां पर जो है वो कुछ इस प्रकार से मेघों का निर्माण होगा। अब मेघों का निर्माण सिंपल सी एक प्रोसेस है जहां पे जो है संघनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो वायु है उसमें उपस्थित आर्द्रता जो है वो संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। क्लियर, फाइन। अब यहां पर जो एक प्रकार के बादलों का निर्माण होगा, एक प्रकार के मेघों का निर्माण होगा। ठीक, अब ये एक कंडीशन हुई। यहां पर जो मेघ बनते हैं इन्हें जो है इन्हें जो है पक्षाभ स्तरीय मेघ कहा जाता है। फाइन। अब इसी के विपरीत दूसरी कंडीशन है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां मूव कौन सी विंड कर रही है, यहां पर कौन सी वायु राशि जो है वो विस्थापित हुई है। विस्थापित होने वाली वायु राशि है गर्म। तो ये कैसा होगा, ये उष्ण वाताग्र होगा, ये उष्ण वाताग्र है। क्लियर। अब इसी के बाद अगर मैं ड्रॉ करूं एक सेकेंड, अगर मैं इस समय ड्रॉ करूं आपका शीत वाताग्र, तो जैसे ही आप शीत वाताग्र देखेंगे तुरंत आप पहुंच जाएंगे उस रेयर और उस विरले प्रकार के क्लाउड के पास जिसका फॉर्मेशन अभी हैदराबाद में हुआ है। क्लियर। नाउ ध्यान से देखें, ये आया सरफेस, फाइन। और अब देखना स्टार्ट करें, सेम कंडीशन है। यहां पर जो है वो ठंडी जलवायु राशि है। आप इमेजिन करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि हरिद्वार का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, उसकी हाइट ज्यादा होने से वहां पर ऐसे भी टेम्परेचर कम है, तापमान कम है, और वहां की जो वायु राशि होगी वो वायु राशि बेसिकली ठंडी होगी। क्लियर। अब दूसरी तरफ देखें, यहां पर जो है वो दूसरे प्रकार की जलवायु राशि है, ये जो है गर्म है। फाइन, मैं फिर से नेमिंग करता हूं, इसका नाम है ठंडी जलवायु राशि, ठंडी जलवायु, या शॉर्ट में इसको वायु राशि बोलते हैं। और ये है गर्म वायु राशि। क्लियर। नाउ ध्यान से देखिएगा, जो गर्म है और जो ठंडी जलवायु राशि है, ठीक। अब अगर मैं कहूं आपसे कि एक भारी जलवायु राशि का विस्थापन होगा एक हल्की वायु राशि की ओर, तब इस कंडीशन में एग्जैक्टली क्या होगा, तो अब इमेजिन करें एक ट्रक और एक छोटी सी कार, इनका जब एक्सीडेंट हो और अगर वो छोटी सी कार खड़ी हो और ट्रक का अराइवल हो, फाइन, तो क्या ये छोटी सी कार इस ट्रक को रोक पाएगी? नो। द थिंग इज, जो ट्रक है वो इस छोटी सी कार को अपने एरिया से डिस्प्लेस कर देगा। फाइन। और एग्जैक्टली होता है यहां जब इस ठंडी वायु राशि का इस गर्म वायु राशि के क्षेत्र में आगमन होता है, तो उस कंडीशन पे बेसिकली ये जो गर्म जलवायु राशि है वो इस प्रकार से यहां से डिस्प्लेस हो जाती है। मतलब ये वायु राशि जो है इस प्रकार से नीचे आती है और नीचे आने पे गर्म वायु राशि को जो है ऐसे ऊपर की तरफ मूव करा देती है। क्लियर। और जब इस प्रकार से ऊपर की तरफ गर्म जलवायु राशि का जो है विस्थापन होता है, तो ध्यान से देखें, यहां पर जो गर्म राशि है
जो गर्म राशि है वो इस तरीके से ऊपर की ओर मूव करती है, और जब ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ मूव करेगी तो याद रखिए पहले की कंडीशन में, ध्यान से देखिएगा, पहले की कंडीशन में ये ग्रेजुअली ऊपर जा रही थी, धीरे धीरे करके एक प्रवणता के अनुसार जो है ऊपर जा रही थी। और अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये जो जलवायु राशि है ये सीधे ऊपर की तरफ मूव कर रही है, सडनली ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। पहले ये धीरे धीरे एक प्रवणता के अनुसार जो है वह ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, और अभी की कंडीशन में यह है कि ये सडनली ऐसे ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, और जिस कंडीशन में ये सडन ऊपर की ओर मूव करेगी, फाइन, यहां पर जो बनने वाले मेघ होंगे, ध्यान से देखिएगा, ये मेघ वास्तविकता में कैसे होंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर दिशा में बनने वाले मेघ होंगे। और ये जो ऊर्ध्वाधर दिशा में बनने वाले मेघ हैं, फाइन, ये जो सीधा खड़ा मेघ है, पहले जो मेघ था वह क्षैतिज था, ये क्षितिज मेघ थे, फाइन। अब जो है ये ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर का मीनिंग है ये सीधा लंबवत खड़ा हुआ है, क्लियर। अब ये जो लंबवत खड़ा हुआ मेघ है, वास्तविकता में इसी मेघ को कहा जाता है कपासीय वर्षा। एक सेकेंड, जस्ट अ पॉइंट, इसे ही कहा जाता है, मैं पूरा इरेज कर देता हूं, इसको फिर से लिख देता हूं, फाइन, इसे ही कहा जाता है कपासीय वर्षा मेघ। और ये जो कपासीय वर्षा मेघ है यही कॉज करता है क्या, रेनफॉल, या यही करता है हमारे क्षेत्र में बारिश, क्लियर। तो अब हमने दोनों तरीके के मेघों का जो है वो निर्माण देख लिया, फाइन। एक तरफ हमने जो है कपासी वर्षा मेघ देख लिया, और एक तरफ जो है वो स्तरीय मेघ देख लिया, क्लियर। जस्ट अ सेकेंड, इस साइड जो है ये स्तरीय मेघ कहलाते हैं, ठीक। अब इसमें कहां पर वो मेघ आया जिसका फॉर्मेशन, जिसका निर्माण अभी हुआ है, ये शेल्फ मेघ, फाइन, या शेल्फ क्लाउड, ये कहां है, फाइन। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें यह बिल्कुल नहीं पता, हमें यह बिल्कुल नहीं पता मूर्त रूप में, वास्तविकता में हमें यह नहीं पता कि एग्जैक्टली इसका फॉर्मेशन हुआ क्यों है, रीजन क्या है, वी डोंट नो, बट ये हुआ कैसे है ये हम अंदाज लगा सकते हैं, क्लियर, फाइन। तो देखिए इस प्रकार के जो मेघ हैं इनका निर्माण जो है उस विरले परिस्थिति में होता है जब, अब यहां से सुनना स्टार्ट करें, बिल्कुल ध्यान से देखें, ध्यान से। अगर मैंने कहा आपसे कि कुछ रीजन से, कुछ कारणों से, अब वो कुछ कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, या फिर एक और रीजन हो सकता है, जैसा आप सभी को विदित होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है वो एक इफेक्ट, एक प्रभाव, अन्य प्रभाव जनरेट होता है। एक सेकंड, मैं इसको साइड से लिखता हूं, ग्रीन हाउस प्रभाव, इससे एक इफेक्ट जनरेट होता है, एक इफेक्ट बनता है। अब ये इफेक्ट क्या है, तो इसे जो है वो नगरीय ऊष्मा द्वीप कहा जाता है। अब ये नगरीय ऊष्मा द्वीप क्या है, अब ये नगरीय ऊष्मा द्वीप क्या है और ये कैसे बनते हैं, तो एक सिंपल सी बात है, जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, जो अर्बन एरियाज होते हैं, उन एरियाज में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, जो उद्योग धंधे और निर्माण या विनिर्माण की जो गतिविधियां चल रही हैं, इसके कारण बहुत अमाउंट में, बहुत मात्रा में जो जीवाश्म ईंधन है उसका उपयोग होता है, जिससे जो है बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, और ये जो टॉक्सिक गैसेस हैं ये कॉज करती हैं उस एरिया का तापमान में इंक्रीज। अब उस एरिया का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और एरिया का जब तापमान बढ़ेगा तो ध्यान से सुनिएगा, उसे हम कहते हैं नगरीय ऊष्मा द्वीप, क्लियर। अब नगरीय ऊष्मा द्वीप में एक सिंपल सी डायमेंशन है, तापमान है, यह आसपास के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है, क्लियर। अब एक ये हमारा अंदाजा है कि शायद ऐसा हुआ होगा, क्लियर। तो एक तो यहां पर तापमान ज्यादा हो, या फिर यहां आसपास जो है वो पर्वतीय क्षेत्र हो। तो उत्तराखंड के जो क्षेत्र है इसके परिप्रेक्ष्य में हम यह इजीली
इजीली अंदाज लगा सकते हैं कि एक पहली चीज तो यहां पर पर्वतीय क्षेत्र हैं और यह खुद में एक पर्वतीय क्षेत्र है। क्लियर, क्योंकि ये हिमालयाज में आता है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने सुना होगा कि शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला या इसके आसपास और उत्तराखंड के बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, यहां पर टेम्परेचर जो है वो ग्रीष्म ऋतु में, अभी जो बीती हुई ग्रीष्म ऋतु है, इसमें टेम्परेचर जो है वो 40-45 डिग्री सेल्सियस तक गया था। क्लियर, यहां पर लू चली थी, जो ये दिखाता है कि यह बिल्कुल संभव है कि इन क्षेत्रों में जो है वो नगरीय ऊष्मा द्वीपों का निर्माण हुआ होगा या अर्बन हीट आइलैंड्स का निर्माण हुआ होगा। क्लियर, और यह भी क्लियर है कि यहां पर तापमान उच्च होना यह बहुत रेयर नहीं है। क्लियर, तो दोनों ही कंडीशन में या तो पर्वतीय क्षेत्र थे या तो नगरीय ऊष्मा द्वीप थे। उस कंडीशन में यहां हुआ क्या था, तो हुआ यह था कि यह हमारा सरफेस है और मेक श्योर कि ये, अब मैं जो इस एरिया को इस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूं। ठीक, अब चाहे यहां ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो या ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हो या यहां पर किसी माउंटेन या पर्वतीय श्रेणी या पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र के कारण कुछ हुआ हो। अब क्या हुआ हो तो ये ध्यान से देखें। ये जो पवनें आ रही हैं, ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ही दिखाया था। फाइन, ये कहां गई स्लाइड, ये देखिए, ये मैंने स्लाइड में आपको बताया था, यहां से हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है वो आगमन होता है। अब ये जो आगमन है, इसकी पवनें मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पवनें जो है वो उच्च तापमान की है, यानी कि गर्म है, क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु में आ रही है। क्लियर, अब यहां वापस आ जाएं, ध्यान से देखें, ये जब आप देखेंगे तो इस एरिया में, अब जब मैं इन पवनों को यहां पर ड्रॉ करूंगा तो ध्यान देने वाली बात है कि ये पवनें इस प्रकार से ऊपर आना स्टार्ट हो रही हैं। अब इमेजिन कर लें, यहां पर या तो एक पर्वत होगा या तो यहां नीचे सरफेस पे जो है तापमान उच्च होगा। तापमान उच्च होने पर पवनें और गर्म होंगे और गर्म होने पर जो है पवनें हल्की होने पर अपवर्ड मूव करती हैं, ऊपर की दिशा में इनका जो है वो विस्थापन होता है। क्लियर, अब ये पवनें ऐसे इस प्रकार से इस दिशा में ऊपर चलना स्टार्ट होंगी। क्लियर, अब ये इस तरीके से ऊपर जाएंगी। अब ध्यान से देखें, नॉर्मल कंडीशन ये होती, सामान्य परिस्थिति ये होती कि जैसे ही ये ऊपर जाएं, यहां पर जो है वो कपासीय वर्षा मेघ का निर्माण हो जाए। क्लियर, यहां पर कपासीय वर्षा मेघ का अगर निर्माण होता है, ठीक, तो यहां पर बारिश होती और ये एक सामान्य परिस्थिति होती। परंतु हुआ क्या है, परंतु हुआ यह है कि ये जो पवनें हैं, यहां पर ठंडी अधिक हो जाने के कारण, अब ठंडी अधिक क्यों हुई, इसका रीजन यह भी हो सकता है कि हिमालय प्रदेश में था, या इसका रीजन यह भी हो सकता है कि यहां पर गर्म होने के कारण ये कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई और ज्यादा गर्म होने पे इन्होंने ज्यादा हाइट अचीव कर ली थी। क्लियर, ज्यादा हाइट मतलब ज्यादा कम टेम्परेचर। क्लियर, दोनों ही कंडीशन है, या तो पर्वत के कारण या तो अत्यधिक गर्म होने के कारण इनकी ऊंचाई ज्यादा हुई, और ऊंचाई ज्यादा होने पर जहां इनको निर्माण करना था कपासीय वर्षा मेघ का, इन्होंने जो है वो मेघ के निर्माण के बजाय इस प्रकार से नीचे आना प्रारंभ कर दिया। क्लियर, तो ये जो रेड लाइन से जो नीचे उतरती हुई पवन है, ये है वास्तविकता में, मैं नेमिंग कर देता हूं, ये है ठंडी पवनें। ठीक, और अब ध्यान से देखें, यहां से जो ऊपर जा रही हैं, ठीक, यहां से जो ऊपर जा रही पवनें हैं, एक सेकंड, ये ऊपर जाती हुई पवनें हैं गर्म। क्लियर, गर्म पवनें, तो ऊपर जाती हुई गर्म, और वही पवनें ऊपर जाकर ठंडी होने के पश्चात वापस से नीचे आ गई, तो ये ठंडी पवनें। और इन दोनों के बीच में अब ध्यान से देखिएगा, ये जो एरिया आपको खाली दिख रहा है, ये क्षेत्र है वास्तविकता में वो संक्रमणकाली क्षेत्र जिस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है एक विशेष प्रकार का बादलों से बना हुआ एक वॉल के जैसी संरचना, और इसी संरचना को जो है वो कहा जाता है शेल्फ या आर्कियस मेघ। क्लियर, अब ये जो क्षेत्र होता है, यहां पर जब ऐसे पवनें ऊपर मूव करती हुई जा रही हैं, जब ये पवनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो हाइट बढ़ने के कारण इनका इस संक्रमणकालिक क्षेत्र में जो है वो हो जाता है संघनन, और संघनन होने से इसी संक्रमणकालिक क्षेत्र में मेघों का निर्माण होने लगता है, और इस परिस्थिति को हम कहते हैं कि यहां पर जो है वो शेल्फ मेघ
का निर्माण हुआ है। याद रखें कि ये जो है ये आर्किस मेघ का एक प्रकार है। और ये भी याद रखें कि ये ज्यादातर केसेस में जीएस में कपासीय वर्षा मेघ के आसपास होता है। क्लियर है? तो हमने यहां क्या देखा? हमने यहां देखा कि कुछ कारणों से, अब ये हमारा अंदाज है, ये हमारा अनुमान है कि वो कारण हो सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो, यानी कि उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या एग्जैक्टली बोले तो हरिद्वार में किसी कारणवश दोपहर के समय जो है तापमान उच्च हुआ होगा या कुछ दिन तापमान उच्च हुआ होगा, जिसके कारण जो है वो गर्म हवा तेजी से ऊपर गई, या तो यहाँ कोई माउंटेनियस एरिया होगा, पर्वतीय क्षेत्र होगा, और उसके अलोंग जो है ये पवनें ऊपर की तरफ मूव करी, और ऊपर की तरफ मूव करने के पश्चात ये ज्यादा ठंडी हुई, और ठंडी होने के पश्चात जो है इनका नीचे की तरफ आगमन हुआ। और जब कभी इस प्रकार का मूवमेंट होगा, जब कभी इस प्रकार का पवनों का प्रवाह होगा जहां एक तरफ पवनें जो है ऊपर की तरफ और फिर वही पवनें जो है वो उसी साइड से उसी स्लोप के अलोंग जो है वो नीचे की तरफ आती हैं, तो ये संक्रमणकालिक क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण होता है, जिसे जो है हम शेल्फ या आर्किस क्लाउड कहते हैं, आर्किस मेघ कहते हैं। क्लियर हो गया? फाइन। और ये वो क्षेत्र है जहां पर खड़े व्यक्ति को यहां सामने से देखने पे एग्जैक्टली ये इस प्रकार का जो है वो क्लाउड आपको दिखाई देगा, इस प्रकार का मेघ जो है उस व्यक्ति को दिखाई देगा। क्लियर हो गई बात? फाइन। तो हमने इस वीडियो में बेसिकली क्या जाना, तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में बेसिकली ये समझा है कि हमारे उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की विरले घटित होने वाली प्राकृतिक घटनाएं फ्रीक्वेंटली क्यों होती हैं, बार बार इस प्रकार की घटनाओं का जो है मेंशन आपको पेपर्स में क्यों दिखता है। इसके अलावा हमने जो है एग्जैक्टली शेल्फ मेघ के बारे में या आर्किस मेघ के बारे में या कपासीय वर्षा मेघ के बारे में ध्यान दिया। और यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रकार के मेघ के लिए एक एसोसिएटेड न्यूज़ ये भी आती है कि ये जो मेघ हैं इनका निर्माण होना किसी आने वाली प्राकृतिक आपदा का एक इंडिकेटर होता है। ठीक है? तो पहली चीज तो ये समझें कि इस प्रकार के मेघ का निर्माण विरले जरूर है लेकिन कभी नहीं होता ऐसा नहीं है। ठीक? पहला डायमेंशन, ये एक नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है, ये बिल्कुल होती है। भारत में यह विरले है, पर अगर आप शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर ये घटनाएं जो है फ्रीक्वेंट होती हुई दिखेंगी। पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन कि क्या ये कोई आने वाली आपदा का इंडिकेटर है, तो ये भी याद रखें कि नो डाउट कि ये बिल्कुल इंडिकेटर हो सकता है। याद रखें जो मौसम विभाग है वह 72 से 160 घंटों का एक टाइम गैप रखता है। ठीक है? इस टाइम गैप में जो मौसम विभाग है वो अंदाज लगाता है कि एग्जैक्टली उस एरिया में जो है किस प्रकार की आने वाली परिस्थितियां जो है वो निर्मित हो रही हैं। ठीक? अब याद रखें, अगर इस प्रकार के मेघ का निर्माण होता है तो वहां पर तूफान आने की संभावना होती है। तूफान आने पर जो है वो बहुत ज्यादा वर्षा, पवनों की बहुत अधिक जो है वो स्पीड से उनका प्रवाह, बहुत अधिक वेग से उनका प्रवाह देखने को मिलता है। और साथ में ये भी याद रखें कि इससे हैवी डैमेज होने की संभावना होती है। ठीक? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस प्रकार के अगर मेघों का निर्माण हुआ है तो कोई प्राकृतिक आपदा आएगी ही, आ सकती है, यह संभावित है। क्लियर है? फाइन। तो हमने इस वीडियो में समझा कि किस प्रकार से उत्तराखंड जो है वो वनरेबल है, किस प्रकार से उत्तराखंड में जो है बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, और किस प्रकार से एग्जैक्टली इस इवेंट में जो है एक विशेष प्रकार के मेघ का निर्माण हुआ। क्लियर? चलिए, तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपको एंटरटेन करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।